एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9th क्लास का 4th चैप्टर द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो चैप्टर जो कि बिलोंग करता है अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन भी पूछा था और आज भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों से क्वेश्चन है वो करने वाली हूँ। तो आप लोग आराम से ढंग से पूरी वीडियो को सही से पूरा मन लगा करके वीडियो को देखोगे, जिससे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं आप उस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो आप मुझे कर सको। और लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके आइंस्टीन की जो फेलो स्टूडेंट उसका नाम था मिलेवा मैरिक, आपको ध्यान होना चाहिए। और मैंने ये बोला था कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में उन्होंने जॉब कैसे किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में भी काम किया था, उन्होंने प्राइवेट लेसन भी दिए थे एंड 1902 में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब उन्होंने ली थी। तो यहाँ मैंने आपको लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन उसके आंसर भी दिए हैं और अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वन ऑफ द फेमस, जिसमें पीछे बताया गया था कि आइंस्टीन है वो अपनी डेस्क ड्रॉवर को किस नाम से बुलाते थे, वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से वो अपनी डेस्क ड्रॉवर को काम करते थे। तब उस टाइम जो उनकी जो डेस्क ड्रॉवर थी उनको वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाते थे, मजाक मजाक में। तो इसके बाद में देखो, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। कि वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, तो इसमें बताया है कि जो आइंस्टीन का जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी था, मतलब सापेक्षता के ऊपर जो विशेष सिद्धांत था, आइंस्टीन का सापेक्षता का जो विशेष सिद्धांत था वो 1905 के अंदर जो फेमस पेपर थे यानी जो प्रसिद्ध लेख थे उनमें से एक था। कौन सा लेख? आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षता पर विशेष सिद्धांत है वो 1905 के फेमस पेपर्स में से एक था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार क्या था, जो लेख उन्होंने लिखा था 1905 के अंदर जो प्रसिद्ध में से एक था, तो उस लेख के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और जो दूरी है वो आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब वो एब्सोल्यूट एक तरीके से स्थिर बोल सकते हैं, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अतुलनीय की बात चल रही है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू विच मतलब उस लेख के अनुसार जो उन्होंने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उस थियोरी के अकॉर्डिंग समय और जो दूरी थी वो अतुलनीय नहीं थी, मतलब उनकी तुलना है वो की जा सकती थी समय और दूरी की। पहले ऐसा माना जाता था कि वो अतुलनीय है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती समय और दूरी की। लेकिन जब उन्होंने अपना जब थियोरी जब दिया था रिलेटिविटी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग अब वो अतुलनीय नहीं रहा, उनकी तुलना है वो की जा सकती है, ऐसा उन्होंने बोला। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो देखो, इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स की दो पूर्णतया जो एक्यूरेट मतलब जो उचित जो क्लॉक्स है, क्लॉक्स मतलब जो घड़ियां हैं, मतलब दो पूर्णतः एकदम एक्यूरेट समय देने वाली, सही समय देने वाली जो घड़ियां हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, जारी नहीं रहेगी। टू शो दिखाना द सेम टाइम की सेम टाइम को दिखाना है वो जारी नहीं रखेगी। दो पूर्णतः एक्यूरेट घड़ियां, पूर्णतः सही समय दिखाने वाली घड़ियां हैं वो सेम टाइम दिखाना जारी नहीं रखेगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब उनका समय है वो अलग अलग हो जाएगा। घड़ियां होती है, कईयों में जैसे सेल डाला जाता है, कईयों में चाबी भरी जाती है, तो जब उनका वो सिस्टम जब खत्म होने लगता है तो घड़ियों की स्पीड है वो कम हो जाती है धीरे धीरे करके, और दो घड़ियां जो एकदम एक्यूरेट टाइम देती है वो भी अपना सेम टाइम दिखाना जारी नहीं रखेगी। वो इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, कि यदि एक यात्रा के बाद में मतलब अपने उस घुमाव के बाद में अगर दोबारा से वे साथ साथ हो जाती है, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर, की रिलेटिव मतलब अपेक्षा, टू द अदर की दूसरे की अपेक्षा, जो सापेक्षता का या सिद्धांत जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग की द रिलेटेड टू द अदर की दूसरे की अपेक्षा अगर दूसरे के सापेक्ष होकर, दो घड़ियों की बात बताइए तो दूसरी घड़ी के सापेक्ष होकर अगर जो पहली घड़ी है अगर वो वेरी फास्ट मूविंग मतलब तेज गति से अगर चलती हुई उनमें से आती है, एक लंबी यात्रा के बाद में जब वो साथ साथ हो जाती है
मतलब कोई घड़ी है, एक घड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो गई, दूसरी घड़ी है वो थोड़ी सी तेज चल रही है, तो मान लो एक घड़ी जो तेज चल रही है और तेज जैसे आते आते जो एकदम स्लो है उसके बराबर अगर आ जाती है, तो इस प्रकार से उनकी तुलना है वो की जा सकती है। तो ये अतुलनीय नहीं रही है, क्योंकि सेम टाइम दिखाने वाली घड़ियां हैं वो भी सेम टाइम हमेशा नहीं दिखाती है, हमेशा दिखाना जारी नहीं रखेगी, उनका टाइम भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने, आइंस्टीन ने ये बात बोली थी। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. कि from this, कि इससे ही, from this followed, कि इसके मतलब इसको फॉलो करने के बाद ही, इसके अकॉर्डिंग ही, the world's most famous formula, कि इस संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला, which describe मतलब जो दर्शाता है, बताता है, the relationship between mass and energy, कि मास यानी जो द्रव्यमान है, एनर्जी यानी जो ऊर्जा है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उनको दर्शाता है। तो बताया गया है कि ये जो ऊपर बात बताई थी, फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, कि इसके अनुसार ही, इसके द्वारा ही, इस बात के द्वारा ही संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला है वो निकला था, फॉलो किया गया था, जो कि द्रव्यमान और एनर्जी के बीच के संबंध को डिस्क्राइब करता है, दर्शाता है। देखो E = mc²। तो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में, इस गणितीय समीकरण के अंदर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E है वो एनर्जी के लिए है, एनर्जी को, ऊर्जा को दर्शाता है। M फॉर मैस, और जो M दे रखा है ये मैस के लिए, द्रव्यमान के लिए। एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और एक वैक्यूम मतलब एक शून्य के अंदर, कि C, ये जो C दे रखा है, C फॉर द स्पीड, ये स्पीड के लिए, गति के लिए, ऑफ द लाइट, प्रकाश की, इन्हें वैक्यूम, शून्य में प्रकाश की गति के लिए यहाँ पे C है वो स्टैंड करता है। C शून्य में प्रकाश की गति को दर्शाता है। अबाउट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे E एंड C इन तीनों का दे रखा है। तो देखो एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, कि जब आप एक नाइस गर्ल के साथ में, एक अच्छी लड़की के साथ में 2 घंटे के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट के समान प्रतीत होता है। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बोला है कि व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, जब आप 2 मिनट के लिए, कि 2 मिनट के लिए जब आप गर्म स्टोव पे बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ये क्या, कैसे प्रतीत होता है, 2 घंटे के जैसा प्रतीत होता है। मतलब एक अच्छी लड़की के साथ में जब आप 2 घंटे बैठते हो तो वो 2 मिनट सा लगता है, और जब आप गर्म स्टोव पे 2 मिनट भी बैठते हो वो आपको 2 घंटे जैसा लगता है। इट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला। तो यहाँ पे देखो जो हमें पसंद होता है वो चीज हमें ज्यादा देर भी हमें पसंद आती है, अच्छी लगती है, और जो चीज हमें पसंद नहीं होती, जबरदस्ती हमें जो काम करने के लिए बोला जाता है वो हमें लंबा लगता है। तो यही चीज यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली। अब देखो क्या बताया कि while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। कि while Einstein, कि जब आइंस्टीन was solving, आइंस्टीन जब सोल्व कर रहा था, समस्या हल कर रहा था, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कि सबसे कठिन प्रॉब्लम्स को, इन फिजिक्स यानी भौतिकी के अंदर, कि जब आइंस्टीन भौतिकी में सबसे कठिन प्रॉब्लम को, समस्या को जब सोल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उसका जो निजी जीवन था वो अनरेवलिंग, मतलब वो असफल हो रहा था, वो सफल नहीं हो रहा था, उसमें वो लड़खड़ा रहा था, गड़बड़ा रहा था। जब वो भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, तब उनका निजी जीवन है वो अनरेवलिंग हो रहा था, वो असफल हो रहा था, लड़खड़ा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। कि अल्बर्ट हैड वांटेड, अल्बर्ट है वो चाहते थे, टू मैरी, शादी करना, मिलेवा के साथ, मिलेवा मेरी जो उसकी फेलो स्टूडेंट थी। राइट आफ्टर मतलब ठीक बाद में, फिनिशिंग हिज स्टडीज, कि अपनी स्टडी के, अल्बर्ट है वो अपनी स्टडी को फिनिश करने के एकदम ठीक बाद में, मतलब स्टडी जो कर रहे थे, जो अध्ययन कर रहे थे, उसके ठीक बाद, अध्ययन खत्म होते उसके ठीक बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे अल्बर्ट। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो मदर थी, माँ थी, वो इसके अगेंस्ट थी, इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम।
कि शी थॉट, उन्होंने सोचा कि मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, जो कि उसके सन से उसके बेटे के बजाय 3 साल उससे बड़ी थी। मिलेवा, उसने सोचा कि मिलेवा जो उसके पुत्र से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ज्यादा ओल्ड है, ज्यादा बड़ी है, मतलब बड़ी थी, ऐसा वो सोच रही थी उसकी मदर की। जो मिलेवा जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वो उसके लिए ज्यादा बड़ी थी, ऐसा उसको लग रहा था, उसकी मदर को, आइंस्टीन की मदर को। सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। सी वॉज, ये शी है वो आइंस्टीन की मदर के लिए आया है कि सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड, कि वो परेशान भी थी, बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, कि मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, मिलेवा के अंदर जो बुद्धि थी, इससे भी वो परेशान थी, उस बुद्धि के द्वारा भी उसे परेशान किया गया। सी इज ए बुक लाइक यू, उसने क्या बोला कि सी इज ए बुक लाइक यू, कि वो तुम्हारी तरह ही पुस्तक है, मतलब जैसे तुम पुस्तकों में रहते हो, तुम्हें इतना ज्ञान है, नॉलेज है, उतना ही मिलेवा को है। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने क्या कर दिया, पुट द वेडिंग ऑफ, उसने वेडिंग को ऑफ कर दिया, उसने अपनी शादी को स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, कि ये जो पेयर था, फाइनली मतलब अंततः आखिरकार इस जोड़े ने, इस युगल ने जनवरी 1903 के अंदर शादी की, एंड हैड 2 sons, उनके 2 पुत्र हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद में, कुछ वर्षों के पश्चात, द मैरिज फाटर्ड, जो मैरिज थी, जो शादी थी, वो फाटर्ड मतलब फाटर्ड मतलब लड़खड़ाने लग गई, वो असफल होने लग गई थी, लड़खड़ाने लग गई थी, मतलब उनके बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, कि मिलेवा meanwhile मतलब इस दौरान, कि इस दौरान जो मिलेवा थी, was losing her intellectual ambition, कि मिलेवा है वो खो रही थी हर अपनी इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, एम्बिशन होती है जो महत्वाकांक्षा होती है, तो मिलेवा है वो इस दौरान अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा को खो रही थी, एंड बिकमिंग और बन रही थी एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, कि एक पर्सन, एक दुखी हाउसवाइफ, घरेलू जो पत्नी है, वो बन रही थी। आफ्टर इयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, कि आफ्टर इयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कि कई वर्षों तक लगातार, कंस्टेंट यानी लगातार, कंटिन्यू फाइटिंग करने के बाद, कि वर्षों तक लगातार झगड़ने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, इस जोड़े ने अंत में 1919 में डाइवोर्स ले लिया, उनका तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी सेम वर्ष, उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से विवाह कर लिया। तो यहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ है वो असफल हो जाती है, और बाद में उन्होंने अपनी कजिन से शादी है वो कर लेते हैं आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ड्स फेम, कि आइंस्टीन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, जो नया व्यक्तिगत जो चैप्टर था, अध्याय था, कोइंसाइडेड विद मतलब साथ साथ हुए थे, हिज राइज मतलब उसका उत्थान, वो जो ऊंचा उठा था, मतलब जो उनका उत्थान हुआ था, टू वर्ड फेम मतलब विश्व प्रसिद्धि तक। तो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जो अध्याय था, उसके वर्ल्ड फेम होने तक, मतलब उसके विश्व प्रसिद्धि तक उनका उत्थान होने के साथ साथ ये चैप्टर भी स्टार्ट हुआ था, मतलब उन जो आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय है वो विश्व प्रसिद्धि के उत्थान तक, उनके विश्व प्रसिद्ध होने तक, ये दोनों चीज है वो साथ साथ हुई। मतलब एक तरफ तो उनका व्यक्तिगत जीवन है वो ऊपर उठा, साथ में उनका जो वर्ल्ड फेम है वो भी बढ़ा, दोनों चीजें, दोनों घटनाएं वो साथ साथ हुई। In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. कि in 1915 के अंदर he had published, उन्होंने पब्लिश करवाया his General Theory of Relativity, कि उन्होंने सापेक्षता के ऊपर अपना जो सामान्य सिद्धांत था, कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, इसको उन्होंने पब्लिश करवा दिया, इसको उन्होंने प्रकाशित करवा दिया था 1915 के अंदर। जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी था उसको उन्होंने पब्लिश करवा दिया था, विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया, ये जो सिद्धांत था ना, इसने प्रोवाइड किया न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, कि उन्होंने ग्रेविटी के मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या को, इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, तो गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या को उन्होंने प्रोवाइड करवाया, जिसने प्रदान करी थी, एक गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या प्रदान करी, किसने,
जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जो कि पब्लिश करवाया 1915 के अंदर। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या को प्रोवाइड करवाया। प्रोवाइड होता है प्रदान करना। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। कि एन एक्लिप्स ऑफ द सन, कि सूर्य के साथ जो एक्लिप्स मतलब ग्रहण, कि सूर्य का जो ग्रहण था इन 1919 के 1919 में जो सूर्य ग्रहण था वो ब्रॉड प्रूफ, वो एक प्रूफ लाया, एक प्रमाण लाया दैट कि इट वाज एक्यूरेट, कि यह सटीक था। जो उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो एक्यूरेट हुए, मतलब ये प्रूफ वो लेकर के आया 1919 में सूर्य का ग्रहण। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो देखो बताया कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, कि आइंस्टीन है वो करेक्टली मतलब एकदम पूर्ण रूप से, कैलकुलेट है वो गणना मतलब कर ली थी इन एडवांस, एडवांस में ही पहले ही, कि आइंस्टीन ने पहले ही एकदम करेक्ट कैलकुलेशन है वो कर ली थी, एकदम ठीक गणना कर ली थी। द एक्सटेंट टू विच, किस सीमा तक, द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, कि जो फिक्स स्टार मतलब जो स्थिर जो तारे हैं उनकी लाइट, उनका प्रकाश वुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मतलब उनका दिशा परिवर्तन किया जाना, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र था उसके माध्यम से, या फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के जो फिक्स जो स्टार थे मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण स्थिर तारों का प्रकाश है वो किस सीमा तक, एक्सटेंड टू विच मतलब किस सीमा तक उनको डिफ्लेक्ट है वो किया कर दिया जाएगा, उनका दिशा परिवर्तन है वो कर दिया जाएगा। ये गणना है वो एडवांस में ही पहले ही आइंस्टीन ने कर ली थी। तो आइंस्टीन ने पहले ही एडवांस में ही करेक्ट कैलकुलेशन कर लिया था कि किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के जो फिक्स जो स्थिर सितारे हैं उनकी रोशनी को किस सीमा तक दिशा परिवर्तित है वो कर दिया जाएगा। ये गणना एडवांस में ही आइंस्टीन ने कर ली थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। द न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स थे, जो समाचार पत्र थे, प्रोक्लेम्ड उन्होंने घोषणा करी, हिज वर्क उनके कार्य की, एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन कि एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसके कार्य की घोषणा है वो न्यूज़पेपर्स ने करी। समाचार पत्रों ने उनके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 कि 1921 में फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज है वो प्राप्त किया। आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press कि he was showered मतलब बरसात होना, with honors कि उन पे ऑनर्स की, सम्मान की बरसात की गई, एंड इन्विटेशन मतलब निमंत्रण की भी बरसात की गई। तो उन पर सम्मान और निमंत्रण की ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार भर से बरसात की गई थी। ऑनर्स की और इन्विटेशन की कहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार भर में। एंड लोडेड बाय द प्रेस और प्रेस के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, लोडेड मतलब प्रशंसा की गई। तो 1921 में देखो उन्होंने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था आइंस्टीन ने, और जैसे ही नोबेल प्राइज मिला पूरे संसार भर में उनके ऊपर सम्मान और निमंत्रणों की बौछारें हुई, बरसात हुई और समाचार पत्रों के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। अब देखो इसके बाद क्या होता है। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट कि व्हेन जब नाजी एक पार्टी का नाम है, टू पावर इन जर्मनी इन 1933 कि जब 1933 में जर्मनी में नाजी है वो सत्ता में आई, नाजी जो पार्टी है जर्मनी में, नाजी पार्टी जब सत्ता में आए तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो आइंस्टीन थे वो यूनाइटेड स्टेट में प्रवास कर गए, मतलब अमेरिका को चले गए। 5 years later the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar कि 5 years later मतलब 5 साल के बाद में द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन कि बर्लिन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जो परमाणु जो विखंडन की जो डिस्कवरी हुई थी, खोज, कि 5 साल के बाद में बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। तो जो अमेरिकन फिजिक्स थे, जो अमेरिकी जो भौतिकविद थे, वो उससे क्या हो गए, अप्रोर मतलब घबरा गए। तो 5 साल के बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज से अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, अमेरिकी जो भौतिकविद थे, वो घबरा गए। किस चीज से,
न्यूक्लियर फिशन से, जो परमाणु विखंडन जो हुआ था उससे। फिशन क्या होता है? विखंडन। न्यूक्लियर फिशन मतलब परमाणु विखंडन। कहाँ हुआ? बर्लिन में। तो बर्लिन में जो न्यूक्लियर फिशन जो हुआ था, परमाणु विखंडन हुआ था, उसकी खोज से अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे, जो अमेरिकी भौतिकविद थे, भौतिक विज्ञान के जो नॉलेज रखने वाले, तो जो भौतिकविद थे वो इससे अप्रोर मतलब घबरा गए। मैनी ऑफ देम कि उनमें से जो बहुत सारे थे वो हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म मतलब उस फैसिज्म से, उस फांसीवाद से बहुत से जो लोग थे वो भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, आइंस्टीन पहले ही चला गया था। एंड सा दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब। तो जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ और अब, दे वर अफ्रेड कि वो अफ्रेड थे, भयभीत थे, द नाजीज कि जो नाजी जो लोग थे उनसे वो अफ्रेड थे कि कुड दे वर अफ्रेड वो भयभीत थे, द नाजीज कुड बिल्ड कि जो नाजी जो लोग थे, नाजी जो पार्टी थी या नाजी के जो लोग थे वो कुड बिल्ड वो बनाएंगे, बना सकते थे। एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब कि वो यूज मतलब प्रयोग कर सकते थे एक एटॉमिक बॉम्ब का, एक आणविक बम का। तो देखो इसमें क्या बताया है कि मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म कि उनमें से बहुत से लोग अब वो उस फासिज्म से, उस फांसीवाद से भाग निकले थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ और अब, दे वर अफ्रेड वो भयभीत थे, द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम कि जो नाजी है वो एक एटॉमिक बम को बना सकते थे और उसको प्रयोग कर सकते थे। इस डर से वो भाग निकले थे। उनको भयभीत हो रहे थे, वो उनको भय था कि वो कहीं एटॉमिक बम भी न बना ले, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फिशन तो कर ही लिया था। तो अगर वो एटॉमिक बम भी बना ले तो उससे बहुत ज्यादा विनाश है वो इस अर्थ के ऊपर, बोल सकती हूँ मैं, कंट्री की बात नहीं है, अर्थ पे भी वो बहुत बुरा इफेक्ट है वो डालते हैं। तो बाकी लोग है वो उस डर से वहां से भाग निकले थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है वो नहीं हो जाए। तो देखो इसके बाद में एट द अर्जिंग of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploding in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. कि at the urging of a colleague, कि एक कलीग मतलब एक जो सहकर्मी होता है उसकी अर्जिंग होता है आग्रह करना, कि एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट कि आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। कब? 2 अगस्त के आग्रह पर 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा, इन विच जिसके अंदर ही वार्न उन्होंने चेतावनी दी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब, कि इस प्रकार का एक ही बम है वो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, कि पोर्ट के ऊपर एक बंदरगाह के ऊपर अगर एक्सप्लोड किया जाए, अगर विस्फोटित किया जाए तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, तो माइट मतलब हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो की है मॉडल के रूप में कि माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, कि उस पूरे पोर्ट को, पूरे बंदरगाह को वो अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, टुगेदर विद मतलब साथ साथ, सम ऑफ द सराउंडिंग उसके चारों तरफ के जो टेरिटरी मतलब जो क्षेत्र थे उनके साथ। तो देखो इसमें बताया कि इस प्रकार का अगर एक सिंगल बॉम्ब भी इस प्रकार का एक पोर्ट पे एक्सप्लोड किया जाए, अगर विस्फोटित किया जाए तो माइट पॉसिबल मतलब हो सकता है कि सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी मतलब अपने जो चारों तरफ के क्षेत्र हैं उनके साथ साथ पूरे बंदरगाह को वो अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको पूरे अच्छे से वो विध्वंस, उसका जो एक तरीके से विनाश है वो कर सकता है, इस प्रकार का एक सिंगल बॉम्ब भी, ऐसा उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर में लिखा। तो देखो हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, कि उसके जो शब्द थे वो डिड नॉट फेल, असफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, कि प्रभाव दिखाए बिना, उनके शब्द है वो प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945,
कि द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिकन जो थे, अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिकियों ने भी डेवलप्ड मतलब विकसित किया द एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बम को, आणविक बम को विकसित किया इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन, कि अपने खुद के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे, अपने खुद के एक गुप्त जो परियोजना थी, कार्य योजना थी, उसके अंदर जो आणविक बम है उसको अमेरिकन लोगों ने डेवलप किया, उसका विकास कर लिया और इसे अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप कर दिया, उस पे गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने अगस्त 1945 को जो आणविक बम था, जो एटॉमिक बम था, उसको गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली, और आप लोग जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर जिन पे आणविक बम गिराया गया था 1945 में, वो अभी तक उसका जो प्रभाव है वो यहाँ इन दो शहरों के ऊपर मिलता है, इसके आसपास के क्षेत्रों पे भी देखने को मिलता है। अभी तक वो उनका जो जीवन है वो एकदम सही लाइन पे नहीं आ पाया है उस बॉम्ब की वजह से। तो आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कि आइंस्टीन है वो डीपली शेकन मतलब गहराई से हिल गए थे, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कि इस डिस्ट्रक्शन की सीमा से, इस डिस्ट्रक्शन के, इस विनाश के विस्तार के द्वारा आइंस्टीन है वो गहराई से हिल गए थे, उनको गहनता से हिला दिया गया था इस विनाश ने। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन को यानी संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक, मिसिव होता है लॉन्ग लेटर, कि उन्होंने एक सार्वजनिक लंबा पत्र है वो यूनाइटेड नेशन को लिखा, संयुक्त राष्ट्र को लिखा। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इन इट, और इसके अंदर उन्होंने प्रोपोज मतलब प्रस्ताव रखा, द फॉर्मेशन यानी निर्माण करने का ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक पूरे संसार की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, मतलब एक विश्व सरकार के निर्माण करने का प्रस्ताव उन्होंने इसमें रखा। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कि अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, कि रूजवेल्ट को लिखे गए लेटर के समान नहीं था, ये जो लेटर था उन्होंने जो लिखा वो रूजवेल्ट को लिखे गए लेटर की तरह नहीं था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इसने कोई भी प्रभाव नहीं डाला, मतलब रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा गया था उसने प्रभाव छोड़ा था, थोड़ा ही छोड़ा हो लेकिन प्रभाव छोड़ा था, लेकिन इस लेटर ने अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy, कि बट over the next decade, लेकिन अगले जो दशक थे उन अगले दशकों के अंदर, बट over the next decades, लेकिन अगले दशकों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व, आइंस्टीन है वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, सम्मिलित हो गए इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। तो आइंस्टीन है वो राजनीति में और अधिक इन्वॉल्व होते गए, राजनीति में वो सम्मिलित होते गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स यानी जो हथियार है, बिल्डअप यानी निर्माण करना, कि हथियारों के निर्माण के अंत के लिए वो एजिटेटिंग मतलब आंदोलन करना, तो वो पॉलिटिक्स में तो और अधिक सम्मिलित होते गए और हथियारों के निर्माण के अंत के लिए वो आंदोलन करते रहे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी जो पॉपुलरिटी थी, अपनी जो लोकप्रिय थी, उस लोकप्रियता जो थी उसका प्रयोग वो शांति, पीस यानी शांति, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, तो शांति और लोकतंत्र के अभियान के लिए उन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी थी, जो उनकी लोकप्रियता थी, इसका प्रयोग उन्होंने किया। तो अपनी लोकप्रियता का प्रयोग किसके लिए किया? शांति और लोकतंत्र के अभियान के लिए। और जो आर्म्स थे मतलब जो शस्त्र वगैरह या हथियार वगैरह जिनका निर्माण होता है उनके अंत के लिए वो आंदोलन करते रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. कि when Einstein died in 1955 at the age of 76, कि जब 1955 में 76 की एज में, 76 वर्ष की आयु में 1955 में जब आइंस्टीन की डेथ हुई, आइंस्टीन की मृत्यु हुई, ही वाज सेलिब्रेटेड, तो उनकी जो सेलिब्रेटेड मतलब उनकी प्रशंसा की गई एज ए विजनरी, मतलब एक भविष्यदर्शी, विजन होता है भविष्य देखना, तो एक भविष्यदर्शी के रूप में उनका जो सेलिब्रेट उनको किया गया या फिर भविष्यदर्शी के रूप में उनकी प्रशंसा की गई। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मतलब विश्व नागरिक के रूप में उनकी प्रशंसा की गई। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, कि जितनी प्रशंसा उनकी साइंटिफिक जीनियस के रूप में हुई, कि जितनी प्रशंसा उनकी वैज्ञानिक
प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी हुई थी, जितनी प्रशंसा उतनी ही एक भविष्यदर्शी और एक विश्व नागरिक के रूप में भी उनकी प्रशंसा है वो हुई। तो जब आइंस्टीन की मृत्यु कब हुई? 76 की एज में 1955 में। तो उनकी प्रशंसा एक उतनी ही एक भविष्यदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में की गई जितनी की एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी की जाती थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है और आइंस्टीन के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो अब आपको यहाँ पे जवाब देना है। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती हूँ। तो आपको बताना है कि देखो इसमें बताया गया था कि इनकी जो शादी थी इनके खिलाफ कौन था, मतलब जो मिलेवा से ये शादी करना चाहते थे तो उसके अगेंस्ट कौन था। आइंस्टीन जब मिलेवा से शादी करना चाहते थे तो इस मैरिज के अगेंस्ट, इस शादी के विरुद्ध कौन था, ये चीज आपको बतानी है। और एक यहाँ पे अपने आया था, एक सूत्र आया था कि E = mc²। तो आपको E, M और C ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, ये तीनों वर्ड, ये आपको रिप्लाई देके बताना है। आपको क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि E mc²। तो E, M और C है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और एक बताना है कि ये मिलेवा से शादी करना चाहते थे तो इसके अगेंस्ट कौन था, इनकी शादी के विरुद्ध है वो कौन था। ये 2 क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको यहाँ पे सारा सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा बहुत अच्छे से, आपको बस मन लगा करके स्टडी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है देन चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और साइड में जो बेल आइकन है उसको अगर प्रेस कर दो तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।